हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज। सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए भौतिक विज्ञान के वो 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। टॉप 20 क्वेश्चन जो रेलवे पिछले 20 सालों से बार बार रिपीट कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, कल मैंने आपको कंप्यूटर का वीडियो बनाया था, उसमें आज एज इट इज दो ऐसे के ऐसे क्वेश्चन मिले हैं फ्रेंड्स। ऐसे कैसे जाकर आप मिला सकते हो, दो क्वेश्चन ऐसे कैसे आए हैं उन 20 क्वेश्चनों में से ही। तो रेलवे बार बार रिपीट कर रहा है फ्रेंड्स। तो ये जो रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं 20 क्वेश्चन, मैंने जो टॉप 20 क्वेश्चन बनाए हैं इनको बिना स्किप किए आपको देखना है फ्रेंड्स। और 2 से 3 नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो केवल भौतिक विज्ञान के अंदर। ठीक है, भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से एंड जीव विज्ञान से 3-3 2-2 क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो आपको बिना किसी समय गवाए इस वीडियो को देखना है। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, विद्युतीय आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछा है। तो देखो ऑप्शन दिया हुआ है वाट, कूलाम, एम्पियर और जूल। ठीक है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है कूलाम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक है। इकाई का मतलब यहाँ से है यूनिट से। ठीक है, यूनिट होती है इकाई का मतलब। तो किन दो भौतिक राशियों की हैं? तो देखना ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? दाब और बल। ऑप्शन बी में है बल और गति। ऑप्शन सी है बल और कार्य। तो ऑप्शन डी है बल और भार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गाइस? थोड़ा देखना, अनुमान लगाइए, आप खुद देखिए। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बल और भार जो हैं भौतिक राशियाँ, दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती हैं। मतलब कि बल और भार की इकाई क्या होती हैं? एक ही होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान में रखना ऐसे क्वेश्चनों को, रेलवे बार बार रिपीट कर रहा है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखना। अब देखना तीसरा प्रश्न, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो पिछली बार कैसे पूछा था इस क्वेश्चन को? 5 किलोवाट का पूछा था। ठीक है, 5 किलोवाट का पूछा था। ठीक है, अब पूछा है आपसे 1 किलोवाट होर। 1 किलोवाट होर में देखो कितना जूल होता है। इस जे का मतलब होता है जूल। तो देखना ऑप्शन ए में है 3.6 गुणा 10 की पावर 5। ऑप्शन बी में है 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। इस जे का मतलब क्या है? यहाँ से जूल है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 1 किलो होर में कितना होता है? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपसे 5 किलो का पूछ ले, 5 किलो वाट का पूछ ले, तो कैसे करना है? अब देखो पहले आपका 1 किलो वाट का पता होना चाहिए। 1 किलो वाट में कितना होता है? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है। तो अगर आपसे 5 का पूछ ले तो क्या करोगे? इसको आपको क्या करना है? 5 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 5 से गुणा कर दो। आपको 10 का पूछे तो 10 से गुणा कर दो। ठीक है, तो आपको 1 किलोवाट का पहले पता होना चाहिए। क्लियर है? तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है रेलवे, बार बार रिपीट कर रहा है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है। कौन से उपकरण का विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग में किया जा रहा है? तो साइंस का वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पिछले ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखना ऑप्शन ए है एमीटर, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर और विभवांतर। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन सा है? वोल्टमीटर है। करेक्ट है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है? ऑटोमोबाइल से यहाँ से है कि जब अपन बाइक से या ऑटो में कहाँ भी अगर अपन यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो जो दूरी नापते हैं, ठीक है, दूरी मापने हैं तो किस यंत्र का प्रयोग में करते हैं? तो देखना ऑप्शन ए है ओडोमीटर, ऑप्शन बी है स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी है डेकोमीटर और ऑप्शन डी है पेडोमीटर। तो देखो दूरी माप रहे हैं ऑटोमोबाइल में, तो दूरी मापने वाला यंत्र है ओडोमीटर। कौन सा है? ओडोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है? स्पीडोमीटर। तो दोस्तों स्पीडोमीटर देखो मोटरसाइकिल में या किसी ऑटोमोबाइल में स्पीड को मापने वाला यंत्र यहाँ पर पूछता तो अपन क्या क्या बताते? स्पीडोमीटर बताते। लेकिन दूरी मापने वाला यंत्र कौन सा है? वो है ओडोमीटर। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और जो ऑप्शन होते हैं 4 उनके बारे में भी आपको अध्ययन करना चाहिए कि ये चारों ऑप्शन किसको मापने में है या किस चीज़ के बारे में है। तो दोस्तों कोई भी प्रश्न देता है तो उससे रिलेटेड ही वो ऑप्शन भी देता है, तो आपको चारों पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य
किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो कहीं पर करता है कहीं पर नहीं करता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कोई पिंड है, जैसे मान लीजिए गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जो भी कार्य करते हैं या फिर कोई वस्तु मान लो, तो वो उसका कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखना आप, विस्थापन, साहब विस्थापन पर डिपेंड करता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य विस्थापन डिपेंड करता है। बी ऑप्शन है बल और विस्थापन के बीच कोण, इस पर भी निर्भर करता है। और डी ऑप्शन है लागू बल, तो लागू बल पर भी जो है वो कार्य करता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी को ताला कीजिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण पर डिपेंड करता है, बल उस पर लगाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो नहीं पूछा है तो नहीं किस पर करेगा, वस्तु के जो प्रारंभिक वेग होता है स्टार्टिंग का उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, करता है नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, जब आप रबड़ बैंड खींचते हैं तो स्थानांतरित ऊर्जा किस खालिस्तान के रूप में संग्रहित होती है, मतलब ये किसके रूप में संग्रहित होती है, स्थानांतरित ऊर्जा पूछी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर रबड़ को खींचना, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास में कोई गिलोल है ना, कोई गिलोय होती हैं जो कंकड़ मारने वाली, जैसे मान लीजिए ये कोई गिलोय है और यहाँ पर एक रबड़ बंधा हुआ है, ठीक है। जब आप इस रबड़ को खींचोगे, ठीक है, इस रबड़ को खींचोगे, जब आप इस रबड़ को खींचकर जितनी देर तक यहाँ पर रखते हो ना, तो इसके लिए जो ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जा कौन सी है, इसलिए इसके बाद उस ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है ना। रबड़ को आप खींचे रहते हो कंकड़ मारने के लिए, तो वो ऊर्जा कौन सी काम में आती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन में देखिएगा, स्थितिज ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है और मांसपेशी ऊर्जा। तो फ्रेंड्स उस रबड़ को खींचे रखने के लिए ऊर्जा आपके काम में आती है, वो है स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा ही काम में आती है। जब उस कंकड़ को अपने यहाँ से रबड़ में पकड़े रहते हैं फ्रेंड्स, तो वो कंकड़ को मारने के लिए जो ऊर्जा काम में आती है, वो ऊर्जा कौन सी होती है, वो स्थितिज ऊर्जा ही होती हैं। तो ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको रट कर जाना है, पूछ सकता है इस बार ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो आपको यहाँ से सीधी सी बात है, यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र आपको पता होना चाहिए, मतलब किन दो ऊर्जाओं के योग से जो है यांत्रिक ऊर्जा बनी होती है उसके बारे में आपको पता करना है। तो देखना ऑप्शन नंबर ए क्या है, गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन सी है गतिज ऊर्जा प्लस उष्मीय ऊर्जा। और ऑप्शन डी है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक की ऊर्जा पूछी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है फ्रेंड्स। अब देखना यहाँ से गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है ना। अब यहाँ से आपको गतिज ऊर्जा के बारे में पूछ लेता तो कैसे बताना है फ्रेंड्स, आपसे पूछ लेता कि गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो देखना इस स्थितिज ऊर्जा को आपको इक्वल के उधर उस साइड में लेके जाना है, तो उस साइड में लेकर जाओगे तो गतिज ऊर्जा माइनस की हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। आपने इक्वल समीकरण तो पढ़े होंगे दोस्तों मैथमेटिक्स के अंदर, तो पक्षांतरण करना और कुछ नहीं करना। अगर स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछता तो गतिज ऊर्जा को उस साइड में ले चलो, और अगर गतिज ऊर्जा के बारे में पूछता तो स्थितिज ऊर्जा को उस साइड में ले चलो इक्वल के। यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा पूछी है, तो यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है क्वेश्चन। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो सारे तरीके आपको पता होने चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाना है, सब्सक्राइब करके ही जाना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखना क्वेश्चन नंबर 9 है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह किस ओर झुकता है। ये आगे क्वेश्चन है आपका, लिखा नहीं है शायद, थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो किस साइड में वह घूमता है फ्रेंड, मतलब उसका झुकाव किस साइड में होता है। जैसे मान लीजिए कोई मोड़ है, ठीक है, और यहाँ से साइकिल चल रही है, ठीक है, अब ये साइकिल सवार इस मोड़ पर घूमता है तो किस ओर वो झुकेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन देखना, बाहर की ओर, भीतर की ओर, आगे की ओर, पीछे की ओर। तो साहब साइकिल सवार इस मोड़ पर घूमेगा तो किस ओर घूमेगा, वो साहब अंदर की ओर घूमेगा।
ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ से अंदर की ओर घूमेगा। अब यहाँ से साइकिल न देकर अगर आपसे गाड़ी के बारे में पूछता तो कि जब कोई गाड़ी कोई मोड़ पर जा रही है तो उसके अंदर बैठा व्यक्ति वो किस ओर घूमेगा, ठीक है, किस ओर झुकेगा, ये पूछ लेता है। तो साहब अगर गाड़ी दाईं ओर जा रही है तो व्यक्ति उसके विपरीत ओर घूमेगा, उल्टा घूमेगा, बाईं ओर घूमेगा फ्रेंड्स। तो गाड़ी और साइकिल में आपको ध्यान रखना है, अगर साइकिल का पूछ रहा है तो अंदर की ओर घूमेगा, और अगर गाड़ी में व्यक्ति बैठा है तो वो किस ओर घूमेगा, वो बाहर की ओर घूमेगा। ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है। तो साइकिल के बारे में पूछ रहा है तो किस ओर घूमेगा, भीतर की ओर घूमेगा, अंदर की ओर झुकेगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान में रखना है, ऐसे ऑप्शन आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। एनटीपीसी 2020 के अंदर बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रहा है, शानदार शानदार जो रिपीट हुई है उन्हीं क्वेश्चनों को साइंस में ज़्यादा पूछ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए अपने जो 20 सालों का जो रिकॉर्ड है उसको अपने जो है क्वेश्चन उसमें से छाँट कर आपके लिए बनाए हैं। तो देखना क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, रॉकेट लॉन्चिंग, ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग किस नियम पर आधारित है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन इस बार छोड़ेगा, एग्जामिनर जरूर देगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 20 सालों में 5 बार रिपीट कर चुका है और इस बार 2020 में ये डेफिनेटली देगा, क्योंकि पिछले 2 या 3 सालों से ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो इस बार आने की पूरी संभावना है। तो रॉकेट लॉन्चिंग किस नियम पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है न्यूटन की गति के पहले नियम पर, ऑप्शन बी है न्यूटन की गति के दूसरे नियम पर, और ऑप्शन सी है न्यूटन की गतिकी के तीसरे नियम पर, और ऑप्शन डी है ऊष्मागतिकी के नियम पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर यह डिपेंड करता है, ठीक है, लागू होता है। ठीक है, क्लियर है प्रश्न नंबर। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि साहब त्वरण ऋणात्मक होने पर त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होता है। ठीक है, वेग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वेग घटेगा या बढ़ेगा या शून्य रहेगा या नियत रहेगा। ठीक है, तो साहब अगर त्वरण ऋणात्मक है मतलब कि नेगेटिव है अगर त्वरण है तो वेग घटेगा, क्या होगा, वेग घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जब त्वरण ऋणात्मक होगा तो वेग क्या होगा, घटेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। वैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी से बाहर नहीं जाने वाला है। ऐसे आप पिछले वीडियो मेरा देख सकते हैं कंप्यूटर का, जिसमें से 2 ऐसे के ऐसे क्वेश्चन मिले थे फ्रेंड्स। मैं भी देखकर चौंक गया था कि साहब मेरे पेपर में बनाए हुए मैंने टॉप 20% बनाए थे, उसमें अगर 2% मिल रहे हैं तो इससे और ज़्यादा क्या चाहिए फ्रेंड्स अपन को। और 2% की वजह से आप सिलेक्शन ले सकते हो, आपका करियर बन सकता है एनटीपीसी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी। देखो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं, उसका एक नियतांक होता है जी, इसकी खोज किसने की थी, साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है। तो देखना ऑप्शन नंबर ए में है जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी में है हेनरी केवेडिश, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है एंटोनी लेवोजियर। तो किसने की थी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की खोज, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हेनरी केवेडिश ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियतांक जी की खोज की थी। किसकी खोज, नियतांक जी की खोज की थी। अब देखना फ्रेंड्स, यहाँ से कभी कभी ऑप्शन में हेनरी भी अकेला भी लिखा आ सकता है, या फिर कभी कभी केवेडिश भी लिखा आ सकता है। तो आपको पूरा नाम याद रखना है, हेनरी केवेडिश है। चाहे हेनरी आए तो हेनरी को टिक करना है, और ऑप्शन में केवेडिश आए तो केवेडिश को आपको टिक करना है। तो मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पृथ्वी है हमारी, अब इसके केंद्र पर कोई भी भार है, जैसे मान लीजिए 50 किलो 60 किलो कितना भी मान लो, इसके केंद्र पर कोई भार है तो उसका भार कितना होता है किसी भी वजन का। ठीक है, तो साहब पृथ्वी के केंद्र पर चाहे कितना ही वजन क्यों ना रख दो, उसका भार हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो शून्य कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन नंबर में शून्य दिया हुआ है, तो शून्य बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। ठीक है, केंद्र में चाहे कितना ही भार हो हमेशा शून्य ही दर्शाएगा, शून्य ही फील होगा पृथ्वी के सेंटर को। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार 60 न्यूटन है। ठीक है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। ठीक है, एन से क्या मतलब है, यहाँ से न्यूटन है। ठीक है,
अगर देखो पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका वजन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो हमेशा याद रखना, चंद्रमा पर अगर पृथ्वी पर अपन का वजन दिया हुआ है 60 किलो और चंद्रमा पर पूछे तो आपको क्या करना है, हमेशा 1/6 से गुणा करना है। ठीक है, मतलब 6वां भाग होता है किसी भी चीज़ का। अगर 60 किलो है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, इस 60 में 6 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, आपका उत्तर 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 न्यूटन आपका बल भार हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से पृथ्वी का दे दिया और चंद्रमा का पूछ रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको चंद्रमा का दे दे और पृथ्वी का पूछ ले तो कैसे करना है, उसको 6 से गुणा करना है। आपको 6 का भाग नहीं देना है, 6 से क्या करना है, गुणा करना है। जैसे मान लीजिए पूछ लेता कि साहब चंद्रमा पर किसी पिंड का भार अगर 10 न्यूटन है तो पृथ्वी पर कितना होगा, तो आपको क्या कर लेते, 10 को किससे गुणा कर लेते, 6 से गुणा कर लेते और 60 आपका आंसर हो जाता। क्लियर है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से इसको पूछ सकता है। क्लियर है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। ठीक है, वर्षा की बूंद देखो, जब बूंद पड़ती है नीचे पृथ्वी पर तो पड़ने से पहले उसका आकार कैसा होता है, एकदम गोल होता है। ठीक है, तो किस वजह से गोल आती है साहब, वो बेलनाकार क्यों नहीं आती, या फिर परत के रूप में अगर ऐसे ऐसे क्यों नहीं आती, वो गोलाकार ही क्यों आती है। इसका एक कारण है आपका, वो है पृष्ठ तनाव के कारण है। कौन सा है, पृष्ठ तनाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पृष्ठ तनाव, तो ऑप्शन नंबर बी को ताला कीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। क्लियर है, ठीक है साहब। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप खालिस्तान ताप को दर्शाता है। परम शून्य ताप किसको दर्शाता है, क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, पूछ लेता है अक्सर बार। तो देखना ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 0 से 273 सेल्सियस कम। ऑप्शन नंबर बी है 0 से 300 सेल्सियस कम। ऑप्शन सी है 0 से 373 सेल्सियस कम, सी का मतलब यहाँ से सेल्सियस है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है 0 से 255 डिग्री सेल्सियस कम। तो साहब अगर परम शून्य ताप की बात करता है तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 0 से 273 सेल्सियस से कम होता है शून्य, परम शून्य ताप। ठीक है, मतलब अगर 0 से 273 सेल्सियस कम करे तो इसको कैसे कर सकता हूँ मैं, -273 सेल्सियस लिख सकता हूँ। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से ऑप्शन में ये बात न लिख करके -273 सेल्सियस भी लिखा हो सकता है। तो आपको कि पर्सन को फ्रेंड्स क्लियर करना, आपको चाहे एक पर्सन किससे ही घुमा कर क्यों ना दे दे, अगर अपन को आ रहा है पर्सन परम शून्य ताप का अपन को पता है तो ऑप्शन चाहे कैसे भी दे दे, अपन पीछे नहीं हटने वाले, अपन को सही करके ही जाना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखना अगला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो देखो तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है और किस रंग की सबसे कम होती है या सबसे अधिक के बारे में पूछ सकता है। यहाँ से कम के बारे में पूछा है तो देखो ऑप्शन नीला, ऑप्शन बी है नारंगी और ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है बैंगनी। तो साहब बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक है, सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी रंग की होती है। अगर यहाँ से ज़्यादा के बारे में पूछ लेता तो ज़्यादा के बारे में पूछता तो क्या हो जाता, आपका लाल रंग हो जाता। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। देखो फ्रेंड्स, आप कहीं भी जाओगे तो अगर खतरे का निशान कहीं भी लिखा होगा, खतरा है, कहीं भी खतरे वाली जगह पर जाओगे तो आपको खतरा लिखा होगा या फिर कोई भी आपको वार्निंग लिखी होगी इंग्लिश में, तो वो किस रंग की होगी, वो लाल रंग की होगी। क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य है ना, वो सबसे ज़्यादा होती है। लाल रंग अपन को आंखों में एकदम से क्या है, ज़्यादा दिखता है और रंग के बजाय, और बैंगनी रंग है वो सबसे कम अपन की आंखों को भाता है, सबसे कम नजर आता है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो आपको इस क्वेश्चन को क्लियर करना है, शानदार क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ध्वनि की सर्व सीमा, सर्व सीमा का क्या मतलब है, सुनने वाली सीमा है, सर्व सीमा कितनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखना 20 हर्ट्ज से, एच जेड का मतलब है यहाँ से हर्ट्ज। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज। ऑप्शन बी है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। ऑप्शन सी है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज और ऑप्शन डी है 2 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो साहब यहाँ से देखना ऑप्शन नंबर सी आपको अलग लग रहा है, यहाँ से किलो हर्ट्ज लिखा हुआ है और तीनों ऑप्शन में हर्ट्ज हर्ट्ज लिखा हुआ है। तो साहब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि की जो सुनने की सीमा होती है मनुष्य की वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से
20 किलो हर्ट्ज होती हैं। ठीक है, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ से 1000 किलो हर्ट्ज होती है ना, 1000 हर्ट्ज होती हैं। 1000 हर्ट्ज किसके बराबर होती हैं? 1 किलो हर्ट्ज के बराबर होती है। ठीक है, 1000 हर्ट्ज 1 किलो हर्ट्ज के बराबर होती हैं। तो यहाँ से 20 किलो हर्ट्ज न दे करके 20,000 हर्ट्ज भी दे सकता है। ठीक है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज दे सकता है या 20 से 20 किलो हर्ट्ज दे सकता है। ठीक है, क्लियर है? इस चीज़ को क्लियर करना आपको। 1000 हर्ट्ज में कितना होता है? 1 किलो हर्ट्ज होती है फ्रेंड्स। क्लियर है? ठीक है साहब, क्लियर है। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन भी है। आगे वाला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रहा है निर्वात, दूसरा है द्रव्य, तीसरा है गैस और चौथा है ठोस। तो आपको सबको पता है कि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। देखो, निर्वात के अंदर तो ध्वनि होती नहीं है। निर्वात में अगर आप किसी भी वस्तु को, किसी भी धातु को जब गिराओगे तो उसकी ध्वनि आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो द्रव्य पानी की कम होती है, गैस की कम होती है और ठोस की यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसीलिए हमने इसको सबसे लास्ट में रखा है इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार रेलवे रिपीट कर चुका है फ्रेंड्स। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ठीक है, सूर्य में ऊर्जा कहाँ से बनती है? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है प्रकाश विद्युतीय अभिक्रिया, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है फोटोवोल्टिक अभिक्रिया। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है, तो सूर्य के अंदर ऊर्जा कहाँ से बनती है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, इससे ही सूर्य के अंदर ऊर्जा बनती है। तो ये वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है, याद में रखना है, रट कर जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो रेलवे पिछले 20 सालों से बार बार रिपीट कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको उन क्वेश्चनों को रट के जाना है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और इस बेल आइकन को भी आपको क्लिक करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।